PSS और PMS एस्पिरेंट्स, इस अहम तज्जिये में खुशामदीद। आज एक निहायत अहम और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अनपैक किया जाएगा, पाकिस्तान और UAE के दरमियान होने वाली हालिया सिफारती कशीदगी। इस डिप्लोमेटिक रिफ्ट की जियोपॉलिटिकल और मुआशी लेयर्स इतनी गहरी हैं कि इनका तफसीली जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीधा इस मौजू की गहराई में चलते हैं और पर्दे के पीछे छुपी हकीकत को समझते हैं। इस तज्जिये को हम एक आइसबर्ग मॉडल की तरह समझेंगे, यानी सरफेस पर जो अचानक फाइनेंशियल शॉक्स नजर आ रहे हैं वहां से शुरू करके नीचे छुपी हुई डीपर रीजनल करंट्स तक जाएंगे। इसे हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, अ सडन फाइनेंशियल शॉक। दूसरा, हिस्टोरिक टाइज अंडर थ्रेट। तीसरा, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी। चौथा, द सऊदी UAE प्रॉक्सी रिफ्ट। और आखिर में सॉल्वेंसी एंड फ्यूचर रिस्क्स। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, अ सडन फाइनेंशियल शॉक, यानी वो इमीडिएट क्राइसिस जिसका आगाज अबू धाबी की तरफ से हुआ। अचानक अबू धाबी ने अपने फंड्स वापस मांग लिए। ये कोई मामूली रकम नहीं थी। इस अचानक मांग का सीधा मतलब था इस्लामाबाद की फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका। सोचने की बात है कि इससे पाकिस्तान के मरकजी बैंक के रिजर्व्स का तकरीबन 5वां हिस्सा ड्रेन होने का खतरा पैदा हो गया। और इससे भी बड़ी बात, इस अचानक कदम ने 2024 में तयशुदा $7 बिलियन के मैसिव IMF बेल आउट प्रोग्राम को शदीद खतरे में डाल दिया। अब यहाँ एक अजीब ट्विस्ट है। पहले UAE ने IMF को पक्की गारंटी दी थी कि वो 2027 तक, यानी पाकिस्तान के प्रोग्राम के मुकम्मल होने तक, इन पैसों की वापसी नहीं मांगेगा। दरअसल ये गारंटी उस बेल आउट प्रोग्राम की एक बुनियादी शर्त थी। लेकिन फिर जनवरी 2026 में अचानक पॉलिसी बदल जाती है। उन्होंने इसे मंथली एक्सटेंशंस पर शिफ्ट कर दिया और फौरन रीपेमेंट का मुतालबा शुरू कर दिया। बिल्कुल गैर मुतवक्का और हैरान कुन। और इस फाइनेंशियल शॉकवेव का असर सिर्फ IMF डील या रिजर्व्स तक महदूद नहीं रहा। दिसंबर में सामने आने वाला एक बहुत एम्बिशियस प्रपोजल, जिसके तहत $1 बिलियन के कर्ज को फौजी फाउंडेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स में तब्दील करना था, वो डील भी इस अचानक पॉलिसी शिफ्ट की भेंट चढ़ गई। नतीजा ये निकला कि मंसूबा मनसूख हो गया और रकम वापस अदा करनी पड़ी। आइए अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, हिस्टोरिक टाइज अंडर थ्रेट। यहाँ हम 1971 से 2026 तक के हिस्टोरिकल बेसलाइन पर एक नजर डालेंगे। अगर तारीख पर गौर किया जाए तो पाकिस्तान और UAE का रिश्ता किसी भी आम डिप्लोमेटिक रिलेशन से बहुत आगे रहा है। 1971 में जब UAE आज़ाद हुआ तो इमराती एविएशन और मिलिट्री सेक्टर्स को खड़ा करने में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया। फिर 1970 से लेकर 1990 के दौरान दुबई पाकिस्तानी लेबर के लिए एक बड़ा हब बन गया। यहां तक कि 2019 में UAE ने पाकिस्तान के वजीर आजम को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद भी दिया। लेकिन इन तमाम मजबूत रिश्तों के बावजूद 2025-2026 के ईरान गल्फ क्राइसिस ने इस तवील दोस्ती में अचानक दरारें डाल दी। इस 2025-2026 के ईरानी गल्फ क्राइसिस के ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत तल्ख़ थे। ईरानी हमलों के नतीजे में बदकिस्मती से कम 2 पाकिस्तानी शहरियों की जान गई। इकॉनमी पर असर देखें तो UAE में पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 30% और डीजल में अराउंड 70% का मैसिव इजाफा हुआ। ऊपर से रीजनल फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस की वजह से ट्रांजिट हब्स बुरी तरह मुतासिर हुए। इन सब चीज़ों ने वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स और पाकिस्तान आने वाली अहम रेमिटेंसेस के पूरे इकोसिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। यह हमें ले आता है सेक्शन 3 पर, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी। आखिर पाकिस्तान की सालिसी ने अबू धाबी को इतना फ्रस्ट्रेट क्यों किया? इस फ्रस्ट्रेशन को समझने के लिए चैथम हाउस के नील क्विलियम का यह तज्जिया बिल्कुल पॉइंट पर है। उनका कहना है कि इस मामले में कोई न्यूट्रलिटी या मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। अगर आप सालिसी यानी मीडिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने मिडिल ग्राउंड अपना लिया है। जब अमेरिका और ईरान के साथ जंग में पाकिस्तान ने सालिस बनने की कोशिश की तो UAE को यह कबूल नहीं था, क्योंकि वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रिक्टली ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। इसी पॉइंट को एमिराती एकेडमिक अब्दुल खालिक अब्दुल्ला मजीद क्लियर करते हैं। उनके मुताबिक इस्लामाबाद का खुद को एज अ मीडिएटर पोजीशन करने की कोशिश करना UAE को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। देखिए, UAE ने हिस्टोरिकली पाकिस्तान की जो तगड़ी इक्तिसादी मदद की है, उसे देखते हुए उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग थीं। उनका मानना था कि गल्फ पर ईरानी हमलों के खिलाफ इस्लामाबाद का रवैया नर्म नहीं बल्कि एक इंतहाई सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए था। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द सऊदी UAE प्रॉक्सी रिफ्ट। वो गहरे मामलात जो असल में इस दूरी की वजह बन रहे हैं। इस आइसबर्ग की असल गहराई में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट मौजूद है। ये वो अहम मुआहदा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने पिछले साल सितंबर में साइन किया था। इसमें तय ये पाया कि मिलिट्री पोजीशनिंग, जैसे कि सीज़फायर के बाद सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स की तैनाती के बदले में रियाद फाइनेंशियल सपोर्ट फराम करेगा। अब UAE इस डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट को पसंद नहीं करता और इस एग्रीमेंट को डायरेक्टली अपने मुफादात के खिलाफ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर देखता है। खैर, इन दोनों गल्फ पावर हाउसेस के दरमियान टेंशन्स कोई नई बात नहीं है। इन इख्तलाफात का आगाज यमन की सिविल वॉर में राइवल फैक्शंस को बैक करने पर हुआ था। आज डायनामिक्स कुछ यूं है कि एक तरफ रियाद तेजी से पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट के साथ अपने अलाइनमेंट्स मजबूत कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ UAE अपना फोकस और अपनी भारी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो एसेंशियली ईरान कॉन्फ्लिक्ट के इस सरफेस के बिल्कुल नीचे इन दो बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी राइवलरी है जो कंटिन्यू कर रही है और फैल रही है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 5 पर आते हैं, सॉल्वेंसी एंड फ्यूचर रिस्क। इस सऊदी रेस्क्यू की असल कीमत क्या हो सकती है? जब UAE ने अचानक अपने फंड्स वापस खींचे और एक बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ तो रेस्क्यू के लिए सऊदी अरेबिया आगे आया।
रियाद ने फौरन $3 बिलियन का नया उधार देकर पाकिस्तान के मरकजी बैंक के रिजर्व्स को सहारा दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने पुराने $5 बिलियन के लोन को भी मजीद 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ा और जरूरी रिलीफ था, लेकिन ऐसी जियोपॉलिटिकल रेस्क्यूज कभी फ्री नहीं होती। जरा इस वल्नरेबिलिटी की शिद्दत को इस विजुअल से समझें। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के टोटल रिजर्व्स इस वक्त तकरीबन $16 बिलियन हैं, और इन $16 बिलियन का लगभग आधा हिस्सा, जी हां, रफली हाफ, सिर्फ और सिर्फ सऊदी फाइनेंसिंग पर मुनहसर है। ये अपने आप में एक इंतहाई संगीन सूरत हाल है। अगर कल को इन ताल्लुकात में जरा सी भी कशीदगी आती है तो पूरी इकोनॉमी हिलाकर रख दी जाएगी। इस सब का मुल्क के अंदर क्या असर हुआ? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 3 साल में पहली बार अपनी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करना पड़ा, जिससे ये रेट 11.5% पर आ गया है। मरकजी बैंक ने ओपनली मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट रिस्क का हवाला दिया, यानी इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सीधा असर आम आवाम और बिजनेसेस की बोरोइंग कॉस्ट पर पड़ रहा है, जो अब मजीद महंगी हो गई हैं। और यहां प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बर्नार्ड हाइकल की यह स्टेटमेंट एक बड़े खतरे की घंटी है। वो क्लियरली कहते हैं कि सऊदी अरेबिया बार बार पाकिस्तान को बेल आउट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अल्फाज इसलिए बहुत वजन रखते हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया खुद इस वक्त लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स और मुल्क के अंदर अपने वास्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को फेस कर रहा है। किसी ऐसी पावर पर मुकम्मल रिलाई करना जो खुद माली चैलेंजेस का शिकार हो, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिस्क है। इस पूरे तज्जिए को हम इस निहायत बुनियादी और अहम सवाल पर खत्म करते हैं। क्या वाकई सच्ची कौमी खुद मुख्तारी यानी नेशनल सॉवरेनिटी कायम रखी जा सकती है जब मुल्क की इकोनॉमिक सॉल्वेंसी इस कदर कंपीटिंग फॉरेन ताकतों पर इन्हिसार करती हो? एक तरफ वो अचानक फंड विड्रॉल जो पूरी इकोनॉमी को खतरे में डाल दे, और दूसरी तरफ एक ही मुल्क पर बेपनाह इन्हिसार। ये एक ऐसी रियलिटी है जिस पर हमें संजीदगी से सोचना होगा। उम्मीद है कि इस तज्जिए से इस अहम मौजू की गहराई समझने में मदद मिली होगी। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।